क्लास में तो बढ़िया, अच्छी बात है। थोड़ा सा ही सिलेबस बचा है, कंप्लीट कर लो साथ साथ। जय हिंद डॉक्टर्स। आज से लेकर इस पूरे हफ्ते तक हाँ, लपक के क्लास लगेंगी दमादम। बढ़िया है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। भगवान ही जाने अब तो। मैं खुद रोजाना सोच रहा हूँ कि थैंक गॉड मैं यहाँ तक पहुंच गया, थैंक गॉड मैं यहाँ तक पहुंच गया, थैंक गॉड मैं यहाँ तक पहुंच गया। क्योंकि इतना लंबा एक फेज में मैंने कभी नहीं पाया। फेज चेंज हो जाता है ना, तो चेहरे भी नए होते हैं। और फिर आप भी नए चेहरे को देखते हैं। अब वही टमाटर, वही आलू, वही गोभी, वही भिंडी, गेट लगा देना। बोर हो गए होंगे सारी चीजें सुन सुन के। हाँ, बॉटल ले आना। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। मॉड्यूल, मोल कॉन्सेप्ट कहां तक पढ़ा था, कहां तक कर लिया था? हाँ, करना तो है, मना क्या कर रहे हैं? बीबी कहां तक बना दी थी? 3 तक हो गई थी शायद, या 5 तक हो गई थी? 4 हो गया था। और हाँ, BB5 में किसको डाउट है तो बोलो। BB5 1 2 3 हो गई, मतलब आपने कर दी है, मैंने करवा दी? मैंने कर लिया। अच्छा, मॉड्यूल बना है? यस सर। क्यों? घर पे गए थे हम, भूल गए सब कुछ। कोई बात नहीं, जब भी बनाओ डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं पुराने चैप्टर के डाउट नहीं बताता, जब भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना। हाँ, पर फिर भी एक वो होता है ना, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपन को डिस्कस करना पड़ता है। भले ही फिर चैप्टर खत्म हो जाए, एक बार ऑफिशियली तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारी चीजें बतानी है पर टाइम नहीं मिल रहा है। एक चीज मैं बताया था आपको, इनऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम और मोल कॉन्सेप्ट के रेस के सॉल्यूशंस 1 2 दिन में लग जाएंगे, है ना। बना लेना एक बार आप। और रेस के सॉल्यूशंस और ये जो मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशंस है, मतलब ये है ना, अपन रेस के सॉल्यूशंस जो आप बनाते हो घर पे जो भी, इनको पता है अलग से टाइम मत दो अब आप। क्योंकि अब आपको ये लगने लगेगा कि सच में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और 10 चीजें नजर आ रही है, 10 चीजें करने को है। और याद करो, यही चीज मैं जब आया था फरवरी में, यही चीज मैंने बोली थी कि जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा, जाता जाएगा, दिवाली के बाद अपने आप ही हिडन प्रेशर दिखाई देगा आपको। मतलब इतने सारे काम होंगे ना, मेजर भी आ रहा है, चैप्टर भी खत्म हो रहा है, मॉड्यूल भी बनाना है, रेस भी बनाना है, एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े, ये एलन ने 2 और मटेरियल दे दी हमें, है ना। और पता नहीं एज दे दी, पता नहीं क्या वो केमिस्ट्री एज, एक्स्ट्रा एज दे दी, है ना। अभी वो केमिस्ट्री एट अ ग्लांस भी आने बाकी है, उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, करीबन 800 900 क्वेश्चंस हैं। ज्यादा बोल दिए शायद, 600 तो है ही फिजिकल में, है ना, 600 700 क्वेश्चंस हैं ये फिजिकल में, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो अब पता है, इन चीजों के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम मत दो कि मैं स्पेशली बिल्कुल फुर्सत में मुहूर्त निकाल के बैठूंगा, नहीं। आप रेस लेकर आओ, है ना। 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन बीच में जो ब्रेक लगता है ना, उसी में बनाते जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक हफ्ते में आराम से 2 चैप्टर की रेस लगा लोगे। 3 4 दिन में रेस लग जाएगी। रेस में कितने क्वेश्चन होता है, मोल कंसर्ट में करीबन 20 एक क्वेश्चन होंगे। 3 3 4 4 क्वेश्चन भी लगा दिए आपने पर ब्रेक, तो आराम से कितने ब्रेक हो जाएंगे, 3 4 दिन में ही सारी खत्म हो जाएगी। तो स्पेशली उनके लिए टाइम मत निकालो आप, ठीक है। रेस के सोल्यूशन में लगा दूंगा, जो बना चुके हैं वो एक बार चेक कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना।
जो नहीं बना रहे एटलीस्ट सोल्यूशन तो अपने पास रखना, जब भी आपका मन करे बनाने का। है ना? तो देख लेना। हाँ, BB5 में किसी को डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, एक्सरसाइज नंबर 1 में कहां तक हो गया था पहले बताओ। 40 तक हो गया था। 41 से 50 किसी को डाउट? 41 से 50, 51 से 60 किसी को डाउट? 61 से 70 किसी को डाउट? सेवेंटी वन से 80 किसी को डाउट? 81 से 90 किसी को डाउट? बन गए थे सारे क्वेश्चन? आसानी क्वेश्चन थे सारे, है ना? 9। यार एक बात बताना मुझे, मैंने पढ़ाया कहां तक था? खत्म तो नहीं हुआ होगा यार, मेरे को याद दिलाना। हाँ, इसका बाद में बात करेंगे। हाँ, रखो इसको। 100 तक किसी को डाउट? 101 से लेकर 110 तक किसी को डाउट? 111 से लेकर 120? अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 में 1 से 10 किसी को डाउट? 11 से 20 किसी को डाउट एक्सेप्ट 13 क्वेश्चन? एक्सेप्ट 13th क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। एक्सरसाइज नंबर 3, टमाटर। हाँ, नोट्स का देखो, नोट्स का क्वेश्चन है। अच्छा सुनो एक मिनट, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 की बात चल रही है ना? एक क्वेश्चन मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कराया होगा, जहां पर एक अननोन मेटल है जिसका मास है 12 ग्राम, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 डिस्प्लेस कर रहा है और उसका इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 12, है ना? उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, यही है जिसके मैंने 2 सोल्यूशन करवाए हैं। मेटल ऑक्साइड, एक तो मेटल और मेटल ऑक्साइड के बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया था, एक अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के मेटल और ऑक्सीजन के बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, वही यही है। अब सुनो कैसे करना है, देख भी लो अब। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। अब मैं यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो लगा रहा हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं ए और O2 के बीच में, ए और O2 के बीच में, ठीक है? मुझे बताओ ए का मास कितना दे रखा है? 0.359 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसके ऑक्साइड का मास अपन को गिवन है 0.559, तो क्या ऑक्सीजन का मास निकाल सकता हूं? 0.2। 0.2 ऑक्सीजन का मास हो गया, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट 8, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है? मोल से मोल कंसेप्ट लगाओगे ना, दिमाग बहुत घूमने लगेगा और थोड़ी देर बाद सर दर्द होने लग जाएगा। मत लगाना। ट्वेंटी से लेकर 31 तक किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 3 में किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। एक टेबल बनाई है, ये मिटा दूं ना? अच्छा, मुझे बता सकते हो एड्जॉर्बेंट कौन होता है? एड्जॉर्बेंट कौन होता है? जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है या जिसका एड्जॉर्प्शन होता है? जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
ये साथ साथ लिखते रहना टेबल, है ना। कहां पर लिखोगे, कॉपी में लिखोगे और कहां लिखोगे, माथे पे थोड़ा लिखोगे। अरे मूल कॉन्सेप्ट ही है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर थोड़ा शुरू हुआ अभी। पैलेडियम किसको एब्जॉर्ब करता है, H2 को एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में अपन ने बात करी थी सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, O3 को। एल्कलाइन पैरागोलॉल जो होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, O2 को। कंसंट्रेटेड H2SO4 किसको एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, वाटर को, ठीक है। वाटर को और एब्जॉर्ब कौन करता है, सिलिका जेल, है ना। KOH, या मैं बात करूं NaOH की, ये किस किस को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को, NO2 को, SO2 को, X2 को। X2 मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बेसिकली अपन कहां पर पढ़ते हैं, यूडियोमेट्री और आइडियोमेट्री टाइट्रेशन जब कराते हैं वहां पर आता है। थोड़ा बहुत IIT से रिलेटेड है, पर अभी आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, मॉड्यूल में नहीं दे रखा है ये। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है जो 2018 में आया हुआ है, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट भी कर लेना सभी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मिक्सचर दे रखा है फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का, HCOOH gives H2O plus CO gas, H2C2O4 gives H2O liquid plus CO gas plus CO2 gas। अब फॉर्मिक एसिड की बात करें, इसका मास दे रखा है तो मैं मोल निकाल सकता हूं, मास दे रखा है 2.3, इसका मोलर मास होता है 46, ये हो गया 1/20, ये मोल हो गए इसके। ऑक्सैलिक एसिड का भी मोल निकाल सकता हूं, इसका मास दे रखा है 4.5, इसका मोलर मास होता है 90, तो इसके मोल हो जाएंगे 1/20। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, और रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसकी मदद से मैं इन सभी के मोल निकाल सकता हूं, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब इस मिक्सचर को अपन H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अब अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, और मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको अपन ने पास कराया KOH पैलेट से, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसको अपन ने किसके थ्रू पास कराया, KOH पैलेट्स के थ्रू पास कराया। अब KOH की टेंडेंसी क्या होती है, किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को। मतलब जैसे ही मैं इसको KOH के थ्रू पास कराऊंगा तो KOH क्या कर देगा, एक प्रोडक्ट खा जाएगा, किसको, CO2 को खा जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं गैसियस रेसिड्यू की, गैसियस रेसिड्यू कौन बच जाएगा, CO एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा गैसियस रेसिड्यू की बात हो रही है, आप खुद देखो यहां पर STP पर बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, ये बात समझ में आ रही है। तो एसटीपी पर बात चल रही है, मतलब मैं कह सकता हूं बातें किसकी हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही है। तो आप मुझे बताओ इसकी मदद से क्या मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूं। कितने होंगे, 1/20, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1/20। मतलब मैं कह सकता हूं टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 1/20 × 2, ये कितना हो जाएगा, 1/10।
और मुझे निकालना क्या है, मास निकालना है इन ग्राम्स। तो अगर मैं मास निकालूं इन ग्राम्स तो मैं कह सकता हूं मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, 16 + 12 28, 28/10 2.8 ग्राम। ये आंसर है। आई बात समझ में? जब तक आपको ये नहीं पता होगा KOH और NOH एसिडिक ऑक्साइड्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 SO2 को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सॉल्व। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती हैं, पर जो जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज एड्जॉर्ब होती हैं वो अपन ने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट अपन ने लिख दिया। अब सपोज करो ये पूछ चुका है, तो क्या ये नहीं पूछ सकता? ये तो सिलेबस में भी है। और जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो नेचर में अपन को मिलती है, वाटर, O2, ओजोन, इनके बारे में भी पूछ सकता है। बहुत कॉमन स्पीशीज है और कॉमनली पूछी भी जाती है IIT में। एक बार आपसे पूछ ली गई है तो हो सकता है आगे भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब मुझे बताओ मोल कॉन्सेप्ट में किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मॉइस्चर। देखो, रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल ही होता है, तो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट तो होता ही रहेगा ना भाई। वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल है, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना वाटर है उतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे कन्वर्ट होता चला जाएगा वो अपने आप एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे बोल दो कि लिक्विड का अमाउंट कम होता चला जाएगा, या ऐसे बोल दो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात एक ही है। क्या? H2SO4 इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, अब प्रोडक्ट फाइनली अपन को ऑब्टेन हो गए, फिर ये सब खत्म हो गया। फिर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए इसको अपन ने पास कराया KOH पैलेट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब इसका रोल ही खत्म हो चुका है। ट्रीटमेंट इनिशियली इसी का कराया था, है ना। इस मिक्सचर को अपन ने ट्रीट किससे कराया था, H2SO4 से कराया था, प्रोडक्ट बन गए। अब प्रोडक्ट को अब अपन, आप ऐसे मान लो, एक दूसरे सिस्टम के थ्रू पास करा रहे हैं जहां पर H2SO4 है ही नहीं, है ना। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर वाटर क्या है, लिक्विड है। बातें किसकी हो रही है, गैस की बात हो रही है। तो गैस का अपन को अमाउंट बताना है यहाँ पर, है ना। ये मिटा दूं ना मैं? हाँ, हेडिंग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी लाए हो आप? है ना, मैंने बोला भी था आपको लाने को, है ना। ये भी मिटा दूं? हाँ, मैंने आपको बोला था कि लास्ट ईयर जो भी आपने नोट्स बनाए थे, है ना, वो कॉपी आप लेकर आ जाइएगा। स्क्रीन अभी भी ब्लर हो रही है क्या? ठीक है। हाँ, देखो, मैं तो सारी चीज बताऊंगा ही, है ना। अब बेटर आप के लिए मैं बता रहा हूँ, बेटर ऑप्शन पता है क्या है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। आपके पास नोट्स पहले से बने हुए हैं, है ना। और अगर नहीं बने हुए हैं तो फ्रेंड की जेरोक्स करा के रख लो। और अगर वो भी नहीं करा सकते तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ, है ना। और अगर नोट्स हैं आपके पास तो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको जरूर एक्स्ट्रा बताऊंगा ही, है ना, जो काम के भी हैं, है ना। वो आप उसी में लिखते जाना। बिन फालतू डबल मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इस बार के नोट्स पढ़ू या पिछली बार के नोट्स पढ़ू। तो बेटर ये है ना कि दोनों चीजों को एक में ही अपन रख दें, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैं ये कह सकता था, पर आयनिक इक्विलिब्रियम फिर समझ में नहीं आता। पूरा बिल्कुल अलग ही सिनेरियो कर दिया था मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में, अलग ही बिल्कुल तरह की तरीके से पढ़ाया था। अब
मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये पॉइंट लिखना है, ये पूरा जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये लिख लेना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में बेसिकली क्या होता है, रिवीजन ही होता है, डेरिवेशन वेरिएशन आपको भी पता है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फटाफट चीजों को अच्छे से खत्म करने के लिए अपन यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, अपन यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे। ग्राफ के बारे में शायद तक मॉड्यूल में एक बार भी बात नहीं करी गई है, एडियाबेटिक के ग्राफ के बारे में बात नहीं करी गई है, और आइसोथर्मल के ग्राफ के बारे में भी बात नहीं करी गई है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि भाई यार ये नोट कर लो आप। अब जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वही लिखा हुआ है, मॉड्यूल में भी वही लिखा है, आपने नोट्स में भी वही लिखा है। तो बेटर ये है कि लिखने से अच्छा आप सुन लो, है ना, क्योंकि आपको पता है ना यार, कोई नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल को पढ़ने से अच्छा ये है कि उसकी कोई मूवी देख लो, है ना। हैरी पॉटर है ना, नॉवल पढ़ोगे या मूवी देखोगे? ऑब्वियसली मूवी, मूवी पढ़ेंगे, मूवी देखेंगे अपन है ना। अच्छा अभी तो देखो, हेडिंग लेंगे थर्मोडायनेमिक्स, कहीं भी नहीं लिखनी है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ लिखने को, आपको कहीं नहीं लिखनी है, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अच्छा सुनते जाना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी चीजें है ना, पर अपन को बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना है चीजों को लेकर। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, बातें मत करो। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये जो वर्ड है ये आया कहां से, ग्रीक वर्ड से आया है, थर्मी प्लस डायनामिकमॉस, डायनामिकॉस करके ऐसा कोई वर्ड है ना, ठीक है यार, फर्क नहीं पड़ रहा। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश वर्ड की बात करूं, तो दिखाई दे रहा है दो वर्ड में टूट रहा है, थर्मो और डायनामिक्स, है ना। वैसे आया कहां से है, ग्रीक वर्ड से आया है, थर्मी प्लस डायनामिकॉस ऐसे कुछ वर्ड से आया है, पर अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन ग्रीक लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं थर्मो और डायनामिक्स, तो थर्मो का मतलब क्या है, हीट। डायनामिकॉस या मतलब मैं कह दूं डायनामिक्स की बात करूं मैं, तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। डायनामिक्स, है ना, डायनामिक्स पढ़ते हैं ना अपन, है ना, मोशन, या मैं कह दूं फ्लो, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इंग्लिश वर्ड को मीनिंग को कंबाइन करके कुछ मीनिंग निकालूं, इन दोनों वर्ड के मीनिंग को कंबाइन करके इस थर्मोडायनेमिक्स का मतलब निकालूं, तो मतलब मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का ही मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। मोशन ऑफ हीट, फ्लो ऑफ एनर्जी, इसी का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अपन किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, हीट के फ्लो के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के फ्लो के बारे में बात करेंगे। अब एनर्जी कहां से कहां तक फ्लो हुई, किधर से किधर जाके मूव हुई, कितनी मूव हुई, किसके बीच में यह ट्रांजिशन लिया गया, कब तक लिया गया, कब नहीं लिया जाएगा, कब इसको कंसिडर करा जाएगा, कब फ्लो होगा, कब नहीं होगा, कितना होगा, इन सभी चीजों के बारे में अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करूंगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है ये साइंस की ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करा था, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, पर ये साइंस की ब्रांच है, और साइंस में क्या क्या आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स जो है आप डेली लाइफ में हर जगह देख सकते हो, फिजिक्स में भी देख सकते हो, पढ़ी थी फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी देख सकते हो, और बायोलॉजी में भी देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन करूंगा, ब्रांच ऑफ साइंस, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे देख लो, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस taking place in all physical and chemical processes, in all physical and chemical processes.
ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब साइंस जैसे ही मैंने वर्ड लिख दिया ना, मतलब इस साइंस में क्या क्या आ गया, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, बायोलॉजी भी आ गई, ठीक है। और यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में अपन को किसके बारे में बात करनी होती है, एनर्जी चेंज के बारे में बात करनी होती है, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करनी होती है, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के चेंज के बारे में बात करेंगे, और ये चेंजेस कहां पर होंगे, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अपने सिलेबस में जो स्टडी दे रखी है वो दे रखी है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। मतलब अपन को एनर्जी के चेंजेस के बारे में जो बात करनी है वो कहां पर बात करनी है, केमिकल प्रोसेसेस में बात करनी है, फिजिकल प्रोसेसेस में बात नहीं करनी है। अपन को बात कहां पर करनी है, केमिकल प्रोसेसेस में बात करनी है। मतलब केमिकल प्रोसेसेस में एनर्जी के चेंजेस कैसे होंगे, किनके बीच में होंगे, कितने होंगे, कब तक होंगे, ये सारी बातें करनी है। कहां पर करनी है, केमिकल प्रोसेसेस में करनी है, ठीक है। और इसे ही अपन बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये बात समझ में आ रही है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा सबसे पहले, सर ये फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं। अगर मैं फिजिकल प्रोसेसेस की बात करूं तो फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ सब्सटेंस, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। इन सब में क्या होता है, स्टेट का चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। या मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, कटिंग ऑफ वुड, क्रशिंग ऑफ कोक कैन, जो कोक का कैन होता है आप क्रश करते हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, फिजिकल चेंज ही तो हो रहा है ये, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, सारे फिजिकल प्रोसेसेस ही होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं केमिकल प्रोसेसेस की बात करूं, केमिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने देखा होगा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी चेंजेस होते हैं। जब भी आप कंबस्शन कराते हो किसी भी फ्यूल का, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन का अपन कंबस्शन कराते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। मतलब मैं कह सकता हूं मीथेन में क्या होता है, कोई केमिकल एनर्जी स्टोर होगी। जब उसका कंबस्शन कराएंगे, कंबस्शन मतलब आग लगाना, जब उसमें आग लगाएंगे तो होगा क्या, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और जब भी अपन उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ये सारे कहां पर आते हैं, केमिकल प्रोसेसेस में आते हैं। तो केमिकल प्रोसेसेस में एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है उसे अपन बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कोई साइंस की ब्रांच नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। ये बात समझ में आई, थर्मोडायनेमिक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की। पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स किसकी ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which deals with the study of energy changes taking place in all chemical processes। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अपन को क्या पढ़ना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। अब इसका जो स्कोप है बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट स्कोप है, और दिखाई भी दे रहा है ये किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, पूरे कंप्लीट साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है। मतलब इसका स्कोप बड़ा वास्ट है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, एडवांटेजेस क्या है इसको पढ़ने के। तो सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, पहला एडवांटेज, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से अपन को थर्मोडायनेमिक्स लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कुल मिलाकर कितने लॉ होते हैं, फटाफट बताओ। तीन नहीं होते हैं, चार होते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक लॉस, थर्मोडायनेमिक लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सेकंड, सेकंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, एनर्जी चेंजेस के बारे में पता चलता है। एनर्जी का चेंज कहां से कहां तक हुआ, कब तक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है एनर्जी के ट्रांसफर को लेकर, इन सभी के बारे में अपन को यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन से लॉ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बताता है। हीट अपन ने सिस्टम को दी, वो हीट किस में कन्वर्ट हुई, वर्क में कन्वर्ट हुई, सिस्टम ने वर्क करके दिया। अब ये हीट कितनी वर्क में कन्वर्ट हुई, कैसे हुई,
ये सारी चीजों के बारे में अपन को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और कौन से लॉ से अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है? मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड अगर मैं बात करूं, whether a chemical reaction will take place or not, whether a chemical reaction will occur or not under given set of conditions। कोई भी केमिकल रिएक्शन मैं करा रहा हूं, वो केमिकल रिएक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पर होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अपन को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और कौन सा लॉ बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फीजिबिलिटी। रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, इसके बारे में मैंने बात करी थी। कहां पर? केमिकल काइनेटिक्स में बात करी थी। केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेट ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि कन्वर्जन डायमंड का ग्रेफाइट में मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स कह रही है कि ये रेट होता है, ये कन्वर्जन होता ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है ये कन्वर्जन होता है और स्पॉन्टेनियसली होता है, आपको कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है। पर इस कन्वर्जन की रेट इतनी स्लो है कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कन्वर्जन हो रहा है। एक ह्यूमन लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा पर यह कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगा। तो अपन को लगता है कन्वर्जन नहीं हो रहा है, पर थर्मोडायनेमिक्स बताती है कन्वर्जन फीजिबल है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। इसके बारे में कौन बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एडवांटेजेस है थर्मोडायनेमिक्स के। तो कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स कभी भी रेट के बारे में नहीं बताती है। रेट के बारे में कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच बताती है? केमिकल काइनेटिक्स। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तो हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। इस सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता है कहां से मिलती है? केमिकल काइनेटिक्स से मिलती है। तो अगर इसके मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो लिमिटेशंस क्या हो जाएगा? पहला लिमिटेशन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके बारे में कमेंट करते हैं? फिजिबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं। और दूसरा लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ, ना कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ। किसके साथ डील करते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। बट नॉट विद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? स्टडी इज कैरीड आउट एट बल्क लेवल। बल्क मॉडल में स्टडी होती है। आप इसको ऐसे समझो, सपोज करो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने, हाँ बोतल है ये, है ना, इसमें मैंने क्या भर दी? मैंने मान लो वाटर भर दिया इसमें, ठीक है, इसमें मैंने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। और अब मैंने इस वाटर का टेम्परेचर जब मैंने मेजर करा, वाटर भर दिया मैंने इस कंप्लीट वाटर का जब टेम्परेचर मेजर करा तो टेम्परेचर कितना निकल कर आया? 25 डिग्री सेल्सियस निकल कर आया। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगी। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, है ना। मतलब वो जो वैल्यू होगी मैंने बल्क के लिए कैलकुलेट करी। क्या मैंने एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल के पास जाके पूछा तुम्हारी एनर्जी क्या है बताओ, तुम्हारी एनर्जी क्या है बताओ, तुम्हारी एनर्जी क्या है बताओ, तुम्हारी एनर्जी क्या है बताओ? हर एक एटम से जाके पूछा क्या? हर एक मॉलिक्यूल से जाके पूछा क्या? क्या मैंने हर एक एटम मॉलिक्यूल से जाके उनका डेटा लिया? क्या उनके डेटा की एवरेज वैल्यू निकाली? नहीं, ये सब तो मैंने करा ही नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो मैंने बात ही नहीं करी, सिंगल सिंगल पार्टिकल से मैंने बात ही नहीं करी। मैंने तो किससे बात करी? पूरे सिस्टम से बात करी, एक साथ ही बात करी। अब मुझे एक बात बताओ, याद करो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में भी ये सारी चीजें बातें कर रखी है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम की कुछ एनर्जी है E, तो क्या हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी E ही होगी? नहीं, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी E से ज्यादा हो सकता है E से कम हो, और हो भी सकता है कि E के बराबर भी हो, पर सब मॉलिक्यूल की एनर्जी E तो नहीं होगी। तो लिमिटेशन क्या है कि यहां पर जब भी बातें होती है ये बल्क लेवल पर होती है, बल्क सिस्टम की होती है, बल्क मॉडल की होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बातें नहीं होती।
क्लियर है बात सभी को? तो ये इसके क्या है, दो लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, लिमिटेशंस बोलूंगा। क्लियर है बात सभी को? अब अपन ने बात कर ली इसके स्कोप की, एडवांटेजेस भी देख लिए, लिमिटेशंस भी देख ली। अब अपन चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर शुरू करने के लिए अपन को कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है कि जो यूनिवर्स होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। किस किस में पार्ट में डिवाइड करते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग में डिवाइड करते हैं। यूनिवर्स इज डिवाइडेड into two parts. First is system, second is surrounding. लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाना। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम बेसिकली यूनिवर्स का वो स्पेसिफिक पार्ट है जहां पर मैं एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहा हूं, जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, जहां पर मैं थर्मोडायनेमिक लॉज लगा रहा हूं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम को कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। यूनिवर्स का वो स्पेसिफिक पार्ट जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, जहां पर मैं एनर्जी के चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूं, उसे मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम बोलूंगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? सिस्टम के अलावा जितना भी यूनिवर्स है, सिस्टम के अलावा जितना भी यूनिवर्स है, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ये बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम वो स्पेसिफिक पार्ट हो गया यूनिवर्स का जहां पर क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रही है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एनर्जी की कैलकुलेशन हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी के चेंजेस के बारे में बात हो रही है, वो है सिस्टम। उसके अलावा जितना भी है वो क्या है? सराउंडिंग। और इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो भी एंटिटी है उसे बोलते हैं अपन बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो एंटिटी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो एक और टर्म आती है यहां पर, बाउंड्री। बाउंड्री। अब अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, तो बाउंड्री भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। उससे पहले मैं सिस्टम और सराउंडिंग को थोड़ा सा डिटेल में और बात करूंगा। अगर मैं बात करूं, मान लो सिस्टम है, एक मैंने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको लिड से ढक दिया। ठीक है, और मान लो ये जो कंटेनर है ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी। ठीक है, अब रिएक्शन हो रही है तो जितने भी एनर्जी चेंजेस के बारे में बात होगी वो यहीं पे बात होगी, जितनी भी एनर्जी चेंजेस की कैलकुलेशन होगी वो भी यहीं पे ही होगी। मतलब जो सिस्टम होगा, जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा, वो ये पूरा कंटेनर होगा, और इसमें जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे वो सिस्टम का ही पार्ट होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ये बेसिकली क्या है? सिस्टम है, जिसको मैंने ऑब्जर्वेशन में रख रखा है, जिसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, जिसमें एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग है। इसके अलावा जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग। और इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो कहलाएगा यूनिवर्स। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। मतलब ये क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। अब पता है बहुत बार क्या होता है, एक मिथ अपन क्रिएट कर लेते हैं कि रिएक्शन मैं करा रहा हूं इस रूम में बैठ के लाल बोतल के साथ, है ना? तो ये क्या है? सिस्टम है। मतलब इसके अलावा जितना भी संसार है वो सारा सराउंडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर है ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी बोलती है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम जितने पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स के जितने पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, वहीं तक सराउंडिंग है। ऐसे नहीं कि मैं यहां पर इस रूम में बैठ के कोटा शहर में रिएक्शन करा रहा हूं और इस रिएक्शन का असर अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में होगा क्या? नहीं ना।
कोटा से बाहर भी नहीं होगा, अच्छा इस रूम से बाहर भी नहीं होगा, अनटिल और अनलेस मैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करूंगा। है ना, गिवन दैट कि मैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा रहा हूं। तो यूनिवर्स क्या है, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, सराउंडिंग की बात करूं, ये सिस्टम जहां तक यूनिवर्स के पार्ट को अफेक्ट कर रहा है वहां तक अपन क्या मान के चलते हैं, सराउंडिंग मान के चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और सराउंडिंग कहां तक अपन को कंसिडर कर रही है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसे बोलेंगे बाउंड्री। तो यहां पर बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये जो ग्लास का मटेरियल है, जो ग्लास की वॉल है, ग्लास का लिड है, ये क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंड्री। ये क्या हो गई, बाउंड्री। अब बाउंड्री भी क्या होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाउंड्री की, तो बाउंड्री कैन बी रिजिड एंड नॉन रिजिड। नॉन रिजिड को अपन बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल, है ना। कंडक्टिंग, अच्छा कंडक्टिंग का एक और नाम होता है, घोंचू एडियाबैटिक नहीं होता है, डायथर्मिक होता है, एडियाबैटिक। वाह 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 वाह। एंड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होता है एडियाबैटिक। और कौन सी होती है बाउंड्री, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। और कौन सी होती है बाउंड्री, ये फ्लेक्सिबल और वो तो आ गया पहले ही, परमिएबल, परमिएबल एंड इम्परमिएबल बाउंड्री। अच्छा इधर देखो, फ्लेक्सिबल और रिजिड तो आ ही चुका है, इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर ये क्या है, ग्लास कंटेनर है। आप ही मुझे बताओ, ये ग्लास कंटेनर जो है, ये रिजिड बाउंड्री है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, रिजिड होगी। ये बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या होगी, रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री का एग्जांपल बता सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल, बलून, बलून, है ना। अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग या डायथर्मिक की, तो आप मुझे बताओ, ये जो ग्लास का कंटेनर है, ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, किसी को लग रहा है कंडक्टिंग है, किसको लग रहा है नॉन कंडक्टिंग है, किसको दोनों लग रहे हैं क्या, आपने क्या बोला, नॉन कंडक्टिंग, पूछू, ये कंडक्टिंग है, ग्लास है यार ये, कंडक्टिंग ग्लास मतलब कांच। मुझे एक बात बताओ, आपका जो बल्ब है वो गर्म नहीं होता है क्या कभी, गरम गरम होता ही नहीं होता, तो कंडक्टिंग हुआ है, नॉन कंडक्टिंग हुआ है, तो आप सबका बल्ब गर्म नहीं होता है क्या, आप लोग नॉन कंडक्टिंग कैसे कह रहे हो यार, याद करो अभी आपने क्या बोला था, नॉन कंडक्टिंग बोला था ना यार, झूठ मत बोलना, है ना, पर कंडक्टिंग होगा ना यार, आप लोगों का ग्लास गर्म नहीं होता क्या, है ना। अच्छा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ में आया, है ना। रियल और इमेजिनरी की बात भी कर लेते हैं। रियल का मतलब क्या होता है, छू कर, छूने पर एहसास हुआ। अरे यार रियल का तो होता ये होगा, छू जाने पर, छूने पर एहसास हो। अरे कोई आपकी महिला मित्र है, उसको छू कर एहसास हो रहा है, मतलब रियल नहीं है, छूने पर एहसास ही नहीं होता है, इमेजिनरी, 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 है ना। रियल और इमेजिनरी समझ आ गया ना। अच्छा परमिएबल, अगर परमिएबल की बात करूं, तो याद करो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी अपन ना आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में, या अपन बात करें ऑस्मोसिस में, फ्लो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या होता है, फ्लो होता है। या अपन कहते हैं अपनी स्किन, स्वेटिंग होती है तो यहीं से तो निकलता है स्वेट, है ना, मतलब परमिएबल है, मतलब क्या है, परमिएबल है। इम्परमिएबल क्या हो जाएगा, फ्लो ना हो, है ना, फ्लो ना हो, यहाँ पर क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री हो गई। अब अगर अपन बात करें, तो अपन ने तीन टर्म पढ़ ली, एक सिस्टम पढ़ ली, एक सराउंडिंग पढ़ ली, एक बाउंड्री पढ़ ली, और एक यूनिवर्स देख लिया। और यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो सिस्टम होता है, ये भी कुल मिलाकर तीन टाइप का होता है। अगर मैं इसका फर्दर डिवीजन करूं, तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको भी फटाफट देख लेते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अभी पास वाले बैच में पढ़ाया था, वो भी कह रहे थे सर ये जो ग्लास का कंटेनर होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है। पता नहीं क्या याद आ रहा है आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फ्यूज है आप लोगों के बल्ब और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा इधर देख लो फटाफट, ये भी खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओपन सिस्टम की, तो यहां पर जब भी अपन बात करेंगे दो एस्पेक्ट की बात करेंगे यहां पर। किस किस की? मास के एक्सचेंज की और हीट के एक्सचेंज बोल दो या एनर्जी का एक्सचेंज बोल दो। मास का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज, आप बोल दो हीट का एक्सचेंज। क्योंकि हीट और वर्क जो है वो एनर्जी के मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओपन सिस्टम, अब मुझे आप ही मुझे बताना कि ओपन सिस्टम में मास का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, और ये क्या है, ओपन कंटेनर है, और नीचे मैंने क्या लगा दी, आग लगा दी। नीचे क्या लगा दी, आग लगा दी। हाँ, कहां से चुरा के लाया हूं अच्छा इधर देखो, अब बुनसन बर्नर है, बुनसन बर्नर, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं गर्म करने पर क्या वाटर यहां पर इवेपोरेट हो जाएगा, क्या पार्टिकल यहां से निकल जाएगा? और अगर पार्टिकल निकलेगा तो साथ साथ इसकी ऊर्जा भी जाएगी। ऊर्जा, एनर्जी, मास तो जाएगा ही, पार्टिकल जा रहा है तो ऑब्वियसली मास तो लेकर ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर क्या एनर्जी भी लेके जाएगा? अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसके साथ साथ अपनी एनर्जी भी लेकर जाएगा। ये क्लासरूम है, किसी को हल्के होने जाना है तो अपनी आत्मा भी तो लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा ऐसे थोड़ा ना सिर्फ शरीर जाएगा, अपनी एनर्जी भी तो लेकर जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये क्या है, पार्टिकल का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं ओपन सिस्टम में मास का तो फ्लो होता है, मास का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी फ्लो होता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एग्जांपल बता सकते हो ओपन सिस्टम के? ये छोटे छोटे एग्जांपल मुझे मत बताओ। कॉफी, व्हाट इज कॉफी? ऑल लिविंग सिस्टम, ऑल लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में एनिमल भी आ गए और ह्यूमन बींग्स भी आ गए। अच्छा अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ भी ओपन सिस्टम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, आपका चाय ले लेता हूं मैं, ची इन ओपन कंटेनर, ची इन ओपन कंटेनर। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम में मुझे आप बताना क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। मैंने इसमें क्या ले लिया, पानी ले लिया और कंटेनर को क्या कर दिया, क्लोज, जैसे नाम बता रहा है क्लोज है, कंटेनर को मैंने ग्लास लिड से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब एक बात मुझे बताओ, इसमें पानी मौजूद है तो क्या यहां पर मास का फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मास का तो फ्लो नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेरे से यहां पर कोई कह दे कि यहां पर ये जो वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ये क्या है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो आप मुझे बताओ क्या एनर्जी का फ्लो होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। मतलब मैं कह सकता हूं मास का फ्लो तो नहीं होगा पर एनर्जी का फ्लो होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल बता सकते हो? बहुत बढ़िया ग्लोइंग बल्ब, है ना, बंद वाला नहीं, ग्लोइंग। आप लोगों का बंद पड़ा है, ग्लोइंग बल्ब, है ना। और क्या हो जाएगा, सैटेलाइट इन ऑर्बिट। अरे इधर ध्यान दो, सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सैटेलाइट इन ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, एनर्जी बोलो हीट बोलो, अगर एनर्जी की बात कर रहा हूं तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सारी आ रही है ना। क्या क्या आ रही है, हीट भी आ रहा है, वर्क भी आ रहा है, रेडिएशन भी आ रहा है। रेडिएशन भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमती है ना। और अपन जानते हैं मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मतलब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, है ना। एनर्जी यहां पर एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट हो रही है मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या मास का ट्रांसफर होगा? सपोज करो आपको किसी ने सैटेलाइट में भर के बाहर भेज दिया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सर्दी में निकले थे, गर्मी आने लग गई, मार्च अप्रैल का महीना आ गया, मई का महीना आ गया, आपको याद आया मई के महीने में लीची और आम आते हैं, आपने मम्मी को खत लिखा, मम्मी
आशा करता हूं वहां पर लीची और आम आ चुके होंगे। है ना? अगर आ गए हैं तो पेटी भिजवाओ यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, क्या आपका खत जाएगा? क्या मम्मी की पेटी आएंगी? अरे बोलो ना यार, आएगी क्या? नहीं आएगी। है ना? तो क्या मास का फ्लो होगा? नहीं होगा। क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा? हाँ होगा। किस फॉर्म में हो रहा है? रेडिएशन के फॉर्म में हो ही रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब सैटेलाइट इन ऑर्बिट। और एग्जाम्पल आपका बिल्कुल गरीब सा एग्जाम्पल है, टी इन क्लोज कंटेनर। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें। आइसोलेटेड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आता है। सुनना ध्यान से। सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में फिर से क्या भर दिया? पानी भर दिया। इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। और इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। मजेदार बात यह है कि क्लोज तो मैंने इसको करा, साथ ही साथ मैंने इसकी जो वॉल है, इसकी जो वॉल है वो इंसुलेट कर दी। वो क्या कर दी? इंसुलेट कर दी। और अगर मैंने इसकी वॉल इंसुलेट कर दी तो मुझे एक बात बताओ, क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा? होगा नहीं होगा? होगा क्या? ये जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ये वॉल्स कैसी हैं? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या एनर्जी का फ्लो होगा? क्या मास का फ्लो होगा? दोनों का फ्लो नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टी एन थर्मस फ्लास्क, है ना? टी इन थर्मस फ्लास्क। पर एक मजेदार बात बताता हूं, आप सुनना ध्यान से। टी इन थर्मस फ्लास्क इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? क्यों? सुनते जाना, अब ध्यान से सुनते जाना। जब भी अपन बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज के मोड की, तो दो फॉर्म में, दो मोड्स हैं एनर्जी के एक्सचेंज होने के। एक होता है हीट, दूसरा होता है वर्क। अपने सिलेबस में दो ही एनर्जी के एक्सचेंज के मोड दे रखे हैं। ठीक है? बहुत लिमिटेड स्टडी अपने सिलेबस में। ठीक है? तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं देयर आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहला क्या है? हीट, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। और दूसरा क्या है? वर्क, इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम की, मुझे एक बात बताओ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जवाब आप ही को देना है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई। क्यू क्या होगा? जीरो नॉन जीरो। डब्ल्यू क्या होगा? जीरो नॉन जीरो। जीरो और ये भी जीरो। सबसे बड़ी गलती यहां पर ही होती है। क्यू तो जीरो कर देंगे सब, पर डब्ल्यू जीरो नहीं कर पाते। मुझे एक बात बताओ, वहां मैंने एनर्जी का एक्सचेंज लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्या होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। और एनर्जी के ट्रांसफर के लिए दो मोड रिस्पॉन्सिबल है, एक हीट और दूसरा वर्क। अब अगर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट और वर्क तो क्या हो गया? जीरो हो गया। आई बात समझ में? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये भी जीरो हो गया। ये बात समझ में आ रही है? और मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे बोल पा रहा हूं? डेल्टा ई जीरो हो गया। डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो कांस्टेंट है। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब अपन यहां बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ये लिख लेना, नहीं दे रखा है मॉड्यूल में, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तीसरे चौथे पेज में दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू प्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम
total energy of an isolated system is always constant. Total energy of an isolated system is always constant. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो इधर, बाद में लिखना। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या होगी, वेरिएबल या कांस्टेंट? जवाब देना जरा। मुझे एक बात बताओ, यूनिवर्स है, ठीक है, और इस यूनिवर्स में सिस्टम मैं हूं। सिस्टम मैंने अपने आप को माना है ना? सिस्टम मैंने अपने आप को मान लिया। सुनते जाना, जवाब देना आप। मैंने क्या करा, इस पॉकेट से पेन निकाला और इस पॉकेट में डाल दिया, ठीक है? मैंने कुछ काम करा है ना? इस पॉकेट से पेन निकाला और इस पॉकेट में डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिस्टम हूं तो क्या मेरी एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? मेरी एनर्जी कम होगी ना यार, मैंने एक काम करा है, मैंने इस पेन को इस पॉकेट में से निकालकर इस पॉकेट में डाल दिया, मेरी एनर्जी कम होगी, है ना? मेरी जितनी एनर्जी कम हुई उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग की बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? और मुझे पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। जितनी मेरी एनर्जी कम हुई उतनी सराउंडिंग की बढ़ गई, तो आप मुझे बताओ यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट ही रही। मतलब टोटल एनर्जी जो होगी यूनिवर्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये चीज समझ में आ रही है? जितना भी आप वर्क कर रहे हो डेली लाइफ में, जो भी चीजें हो रही है इस यूनिवर्स में, सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, सराउंडिंग एनर्जी गेन कर रही है। सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, सराउंडिंग एनर्जी लूज कर रही है। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या है, कांस्टेंट। मतलब मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताना, फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके ये नहीं बोल सकता यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? बोल सकता हूं। ये लाइन में डायरेक्टली भी वहां पर बोल सकता था, पर समझ में नहीं आती, और ये पॉइंट निकल कर नहीं आता। ये बात समझ में आ रही है? वापस से सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड का परफेक्ट एग्जांपल है यूनिवर्स, ठीक है? मतलब मैं कह सकता हूं यूनिवर्स, देयरफॉर यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। थर्मोडायनेमिक्स में कोई टर्म नहीं होती डेल्टा क्यू। चेंज इन हीट या हीट के ट्रांसफर को ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, है ना? इसमें डेल्टा क्यू नहीं लिखते, क्यू का मतलब ही क्या होता है, चेंज। हाँ, नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में बात करने से पहले अपन सबसे पहले जान लेते हैं स्टेट क्या होता है। देखिए, जब भी आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कंसिडर करते हैं कोई पार्टिकल है, और जब भी आप पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हैं कि उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, उस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। ये कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन करते हैं हमेशा पार्टिकल के साथ, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में पार्टिकल की स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल की स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। पार्टिकल की स्टेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वही स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें करके, है ना? एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो कोई भी सिस्टम जो है उसके भी अपन क्या करते हैं, उसका भी अपन स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की मदद से। सपोज करो कोई सिस्टम है, सिस्टम मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या भर रखा है, मैंने पानी भर रखा है,
तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करना है। अब सिस्टम को स्टेट कैसे डिफाइन करूंगा, मेजरेबल प्रॉपर्टी की मदद से। और यहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मोल, ये क्या हो जाएंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, और भी अपन बात कर सकते हैं, डेंसिटी हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो जब भी अपन सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज की मदद से स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर सपोज करो मेरे से कोई बोल दे आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, उसको मैंने कंटेनर में फिल करके रख दिया और कंटेनर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो वहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 3 मेजरेबल प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा, तो बाकी सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। क्योंकि मुझे पता है आइडियल गैस के लिए अपन क्या लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इस इक्वेशन में कुल मिलाकर 4 वेरिएबल है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। अगर मैं 3 वेरिएबल फिक्स कर दूं तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सिस्टम के लिए अगर ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर लेता हूं, तो मतलब मैं कह सकता हूं मैंने उसका स्टेट डिफाइन कर दिया। और अगर किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में चेंज नजर आया, मतलब सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज कर दिया। ठीक है, अब अपन यहां पर बात करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, ये जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है ना, इनको अपन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक अपन क्लासिफिकेशन करते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन के फॉर्म में, एक अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज का इन दी फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो अपन को यहां पर क्या पढ़ना है, फंक्शन भी पढ़ना है और प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन करा है अपन ने मेजरेबल प्रॉपर्टीज का, ये अपन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो वहां पर क्लासिफिकेशन करा गया है मेजरेबल प्रॉपर्टीज का ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मास। और अगर मैं यहां पर थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करूं, यहां पर क्लासिफिकेशन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड पाथ ऑफ प्रोसेस। ठीक है, होंगे ये सारे वेरिएबल्स ही, ये सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ही यहां पर अपन देखेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक फंक्शन की, थर्मोडायनेमिक फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन की, तो क्या कोई मुझे बता सकता है स्टेट फंक्शन कौन होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे और पाथ पे डिपेंड नहीं करे, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। मॉड्यूल में भी मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करवाना चाहूंगा आपको। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड डिपेंड करे। और अगर मैं और ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं, तो मैं स्टेट फंक्शन को बोलूंगा स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, जिस स्टेट में वो है, जिस फाइनल स्टेट में वो है। और जो स्टेट फंक्शन होता है वो एक पॉइंट फंक्शन होता है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं इनिशियल और फाइनल बोल क्यों नहीं रहा हूं, है ना। तो एक काम करो, फटाफट लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, इसको थोड़ा सा काटो मत, या अपने मॉड्यूल जो आपके नोट्स है ना, वहां पर अलग से एक डेफिनेशन लिख दो आप। स्टेट फंक्शन आर दोस फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन, which depends only on, state functions are those functions which depends only on state of a system, state of the system, state of the system, ब्रैकेट में लिखना, it is a point function, it is a point function, लिखो ना। छूट क्या गया, आप बाल सेट कर रहे हो तो छूटेगा ही। इट इज अ पॉइंट फंक्शन, है ना, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, and independent of path followed by the system, and independent of path followed by the system to attain final state, and independent of path followed by the system to attain final state. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वो तो लिख रखा होगा आपने कि अपन स्टेट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो आप, चेंज इन स्टेट फंक्शन, change in state function
is not a state function. Change in state function is not a state function. ये समझ में आ जाएगा भी आपको. Change in state function is not a state function. हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से देखना, स्टेट फंक्शन की बात करें तो स्टेट फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है. ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, उस स्टेट पर किस पाथ से पहुंचे वो उस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम्पल की, सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम. ये सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं. सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं. ठीक है, अब मेन बात सुनना, मैंने एक और पॉइंट लिखवाया, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, है ना. स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करें. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोल दूं डेल्टा ई क्या स्टेट फंक्शन होगा, डेल्टा एच क्या स्टेट फंक्शन होगा, डेल्टा एस क्या स्टेट फंक्शन होगा, ये स्टेट फंक्शन नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डेल्टा ई बोल रहा हूं मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है. और अगर ये डिपेंड कर रहा है और ये स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब वो डेफिनेशन जो दे रखी है वो गलत है. समझ में आया, डेल्टा ई स्टेट फंक्शन नहीं है, और डेल्टा ई अगर स्टेट फंक्शन नहीं है मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कहूंगा मतलब फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है और इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है. और अगर जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो स्टेट फंक्शन में ये लाइन आनी ही नहीं चाहिए. ये स्टेट फंक्शन फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करता है. स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं तो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. पर इतना ज्यादा प्रिसाइज मैं नहीं हो रहा हूं. बस आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और वो क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है, कोई चेंज नहीं होता है. क्लियर है बात सभी को. ठीक है, इनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सारे स्टेट फंक्शन नहीं होंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन की अगर अपन बात करें तो पाथ फंक्शन किस बात पे डिपेंड करेंगे, पाथ फंक्शन इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करेंगे, फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करेंगे, और फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए जो उन्होंने पाथ ट्रेवल करा है उस पे भी डिपेंड करेंगे. तो वो जो डेफिनेशन है मॉड्यूल में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है. अब अगर मेरे से यहां पर कोई बोल दे कि सर एक बात बताओ, आपने यहां पर एक्सेट्रा लिखा है, मतलब और भी बहुत सारे होंगे स्टेट फंक्शन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि और कौन कौन से हैं. पाथ फंक्शन याद कर लो, पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है. कौन कौन से, हीट और वर्क. हीट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से. ये बात समझ में आ रही है. और अगर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट यहां पर ऐड करूं तो पाथ फंक्शन को मेजर करने के लिए प्रोसेस होना जरूरी है. प्रोसेस क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, और मुझे पता है ये जो Q है, ये जो W है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करता है. इसको पाथ फंक्शन क्यों बोला गया, इसको स्टेट फंक्शन क्यों बोला गया, इसको मैं एक एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूं आपको, है ना. सुनना ध्यान से, इसको पाथ ही क्यों बोला गया, इसको स्टेट ही क्यों बोला गया. आपको अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि पाथ फंक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं. कौन कौन से, वर्क और कौन कौन से होते हैं, वर्क और हीट. ठीक है, अब सपोज करो ये साकार बिल्डिंग है और इसके 10 फ्लोर है ना. सपोज ये नहीं करना है कि ये साकार बिल्डिंग है, सपोज ये करना है कि इसके 10 फ्लोर है ना. अब आपको ग्राउंड फ्लोर से कहां जाना है, 10th फ्लोर तक जाना है ना. अब ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर जाओगे मतलब वर्क तो करना पड़ेगा. अब आपके पास तीन अवेलेबल ऑप्शन है 10th फ्लोर जाने के लिए. ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप स्टेयर्स वाला रास्ता पकड़ो, दूसरा ऑप्शन है लिफ्ट पकड़ो, और तीसरा ऑप्शन है किसी की गोदी ले लो, है ना. किसी की क्या ले ली अपन ने, गोदी ले ली. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहां पर खड़े हो, बिल्कुल मेन गेट जो है ना वहां पर खड़े हो, है ना. तीन आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं. अगर स्टेयर पकड़ोगे तब भी 10th फ्लोर पे ही जाना है, तो 10th फ्लोर पे ही पहुंचोगे. अगर आपने लिफ्ट पकड़ी तब भी आपको 10th फ्लोर पे जाना है, 10th फ्लोर पे ही पहुंचोगे. अगर आपने किसी की गोदी ली तो वो भी आपको कहां पर छोड़कर आएगा,
10th फ्लोर पर ही छोड़कर आएगा, है ना। मतलब मैं कह दूं एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा 10th फ्लोर है। एक तो हो गया भाई साहब आपका ये लिफ्ट वाला पाथ, है ना, एक स्टेयर्स वाला पाथ, है ना, और एक आपने किसी की गोदी ले ली। अब गोदी ले ली तो जहां पर खड़े हो वहीं पे चढ़ गए आप। भाई लिफ्ट के लिए तो थोड़ा सा आपको ट्रेवल करना पड़ेगा ना यार। भाई लिफ्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं लिफ्ट तक तो जाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। किसी की गोदी ली तो वहीं पे चढ़ गए जहां पर दिखेगा आप, है ना, जहां पर कोई भी आपको दिख गया उसी पे चढ़ गए आप। अरे यार इधर, है ना। तो ये हो गया W1, ये हो गया W2 और ये हो गया W3। मुझे तो बस एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट सेम है, इनिशियल स्टेट भी सेम है, फाइनल स्टेट भी सेम है, क्या वर्क तीनों केस में सेम होगा? वर्क पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? अगर मेरे से कोई पूछ ले सबसे ज्यादा वर्क कहां पर हुआ W3 में, स्टेयर्स में जाने में, उससे कम कहां पर हुआ लिफ्ट में, और सबसे कम कहां हुआ गोदी में। ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब ऐसा ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टेट फंक्शन का, फटाफट ले लेते हैं। स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मान लो अपन ने एग्जांपल ले लिया एनर्जी, एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक पर्सन है, इसके पास कितनी एनर्जी है, 10 किलो जूल की एनर्जी है, ठीक है। इसको मुझे 50 किलो जूल तक लाना है। कहां तक लाना है? 50 किलो जूल तक लाना है, ठीक है। अब बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, है ना, कुछ भी खा पी के एनर्जी कितनी कर दो, 50 कर दो। तो इसने क्या करे, जूसेस पिए, जूसेस। एक जूस से नहीं मिलेगी इतनी एनर्जी, जूसेस पिए, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि जूसेस पिलाकर, है ना। एक तरीका ये हो गया कि भाई साहब इसने एनर्जी ड्रिंक पी ली भर भर के। अब जब भर भर के पिएगा तो एनर्जी पता चला बहुत ज्यादा निकल गई, और लानी कितनी थी 50 किलो जूल, तो इसने क्या करी, थोड़ी सी निकाल ली। कैसे निकाली हो अब आप जानते हो, है ना। तो एनर्जी ड्रिंक ली, ज्यादा पहुंच गई थी, फिर इसने क्या करा, निकाल ली, है ना, कम आ गई, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट क्या है, 10 किलो जूल। फाइनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, 50 किलो जूल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मुझे मतलब नहीं है यहाँ पर आपने कौन कौन से जूसेस पिए, मुझे मतलब नहीं है आपने यहाँ पर कौन सा खाना खाया, मुझे मतलब नहीं है यहाँ पर आपने एनर्जी ड्रिंक पी और फिर निकाली और फिर जाके 50 पे पहुंचे। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट फिक्स है। और अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करूं तो मैं तो क्या देखूंगा, फाइनल स्टेट क्या है। मुझे तो मतलब क्या है, 50 किलो जूल एनर्जी है या नहीं है, हाँ है, बस ठीक है। मुझे उससे मतलब थोड़ा है कि अटेन कैसे करिए आपने, मुझे ये भी मतलब थोड़ी ना है कि आप आए कहां से। उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। मुझे तो मतलब किससे है कि आपकी एनर्जी क्या है। आई बात समझ में? क्लियर है बात सभी को? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये एक पाथ पे डिपेंड करता है और एक पाथ पे, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपने स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता, फाइनल जो स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन बोलेंगे अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं। देखो पाथ इंडिपेंडेंट भी अलग चीज हो जाती है ना। एक तो हो गया पाथ फंक्शन, एक हो गया स्टेट फंक्शन, है ना। अगर मेरे से कोई बोले पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन से होंगे, तो मैं बोलूंगा पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाएंगे स्टेट फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, तो मुझे फटाफट एक बात बता दो, क्या मुझे पाथ फंक्शन के एग्जांपल याद है? क्या क्या है? वर्क और हीट, और इसके अलावा जितने भी एग्जांपल है वो सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। याद करो, कुछ सुना सुना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आई से आई मिलाओ, आंसर पाओ। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, मटर नहीं मैटर, और मैटर का मतलब क्या होता है, साइज एंड मास। अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इन है,
वो इंडिपेंडेंट है और जो x बन चुकी है वो डिपेंडेंट है। अरे मतलब इन इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, डिपेंडेंट। मेरे कहने का वही मतलब था। मैटर, साइज एंड मास, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, डिपेंडेंट ऑन मैटर, डिपेंडेंट ऑन मैटर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए। और इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, और बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। निप्पो वाला सेल लिया था, पेंसिल सेल लिया था, है ना, क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। तो जब भी अपन बात करेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अपन इनके बारे में तभी बात कर सकते हैं जब सैंपल डिफाइंड हो। फॉर अ गिवन सैंपल ही बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपका सैंपल पड़े पड़े वेरी कर रहा है ना। फॉर अ गिवन सैंपल ही अपन बात करेंगे, फॉर अ गिवन सैंपल ही अपन कमेंट करेंगे। अब मुझे एक बात बताना फटाफट, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने एक कंटेनर ले लिया, मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें क्या भर दी मैंने, आइडियल गैस भर दी। इसमें मैंने क्या भर दी, आइडियल गैस भर दी, ठीक है। ये क्या है, मेरा सिस्टम है, ठीक है। और ये जो सैंपल है ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। गिवन सैंपल है, ये वेरी नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, फिक्स है, सब चीजें हैं इसमें, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टम है, मतलब मैं सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूं, सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सकता हूं। और स्टेट को कैसे डिफाइन करूंगा, मेजरेबल प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सी ले ली, प्रेशर। प्रेशर मैंने मान लिया 1 atm, टेम्परेचर मैंने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, मोल मैंने मान लिए 2 मोल, वॉल्यूम मैंने मान लिया 2 लीटर। मान सकता हूं ना, है ना। ये एक सिस्टम है, उसके मैंने स्टेट डिफाइन कर दिया, किसकी मदद से, मेजरेबल प्रॉपर्टी की मदद से। अब मैंने क्या करा, अब मुझे टेस्ट करना है कि इनमें से जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहां पर डिफाइन करी हैं, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो मैंने क्या करा, इस गिवन सिस्टम का, इस गिवन सैंपल का मैंने क्या कर दिया, आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, यहां पर इस गिवन सिस्टम का जब मैंने डिवीजन करा तो ये निकल कर आया, ठीक है। इस सिस्टम का, इस पार्ट का, क्या आप मुझे मेजरेबल प्रॉपर्टीज बता सकते हो, मुझे बता सकते हो इसका प्रेशर क्या होगा, कितना, 1 atm। टेम्परेचर कितना होगा, 12.5 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मोल कितने होंगे, 1 मोल। और वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई, कुछ नहीं हुई। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास है। मतलब ये क्या हो गई, इंटेंसिव। ये क्या हो गई, इंटेंसिव। तो ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव। देखो चेंज भी हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अच्छा, इसके अगर थोड़े से आगे अपन जाएं तो आपके यहां पर बहुत सारे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल दे रखे हैं, और एग्जामिनर ने एक बार ये पूछ भी रखा है। क्या सारे एग्जाम्पल याद है, एक चीज समझ में आती है, एक याद कर लूंगा दूसरा अपने आप हो जाएगा। और एक कौन सा याद करूंगा, जो कम हो या ज्यादा, कम हो, है ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक थोड़ा सा बिल्कुल कॉमन सेंस वाला, बिल्कुल सामान्य ज्ञान, बहुत कॉमन सेंस वाला, जो सबके पास अवेलेबल रहती है, और अगर नहीं है तो एक बार घुटने खुजात लो। मुझे एक मुझे एक बात बताना, एनर्जी जो होती है वो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, सोच के बताना, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। हाँ, अगर कभी नहीं समझ में आए तो आप क्या करना, मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज का 1 गिलास लूंगा और ग्लूकोज के 5 गिलास लूंगा, एनर्जी दोनों में सेम मिलेगी या डिफरेंट। क्या साइज और मास पे डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है, मतलब एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब डिपेंड कर रही है साइज और मास पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, एनर्जी तो इन जनरल एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को मैं कुछ भी बोल सकता हूं।
क्या मैं एनर्जी को इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकता? क्या मैं एनर्जी को एंथैल्पी नहीं बोल सकता? क्या मैं एनर्जी को एंट्रोपी नहीं बोल सकता? क्या मैं एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बोल सकता? क्या मैं एनर्जी को हीट कैपेसिटी नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। ये सारी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। मतलब जितनी भी एनर्जी होंगी सारी की सारी क्या है? एक्सटेंसिव है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं बात करूं, या मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट जीरो, फर्स्ट सेकंड, थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल बताए थे क्या? याद कराए थे? फर्नांडिस थर्ड क्लास में फर्नांडिस के 2 नंबर आए थे। ऐसे नहीं कराया था मैंने, चलो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। पर उससे एक कहानी यहाँ पर रिलेट हो जाती है। फर्नांडिस मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है ना? अरे सुन, फर्नांडिस, हाँ वही, ऑब्वियसली बात है यार, पूरा नाम नहीं लेते ना यार एक है ना, पूरा नाम नहीं लेते हम दोनों ने, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी, पूरा नाम अच्छा इधर है ना, है ना, क्लासमेट हुआ करती थी, और थर्ड क्लास में हम मिले थे, और थर्ड क्लास में उसके केमिस्ट्री में 2 नंबर आए थे, ऐसा कुछ था, है ना? इधर ध्यान दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगा है ना? अच्छा, अच्छा इधर सुनो सही, आगे वो ये हुआ था कि थर्ड क्लास में वो आई और फिर थर्ड क्लास में ही चली गई, बस यही हुआ था, है ना? अरे उसके उसके पापा मिलिट्री विलिट्री में है, तो वो क्या होता है, ट्रूप्स और उनका एक्सचेंज के लिए वो पोस्टिंग चेंज होती रहती है। वैसे तो श्रीलंका की है ना, तो श्रीलंका से आए हुए थे वो, पोखरण, अरे पोखरण पास में ही है, वहां पर आए हुए थे वो, एटॉमिक उस समय रिसर्च रिसर्च भी चल रही थी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो इसलिए आए थे, तो उनकी पोस्टिंग कोटा में थी तो हाँ नहीं, वो सिर्फ एक बात मुझे बोलकर गई थी, है ना? मिले थे हम दोनों, साथ में बैठे, साथ में ही बैठते थे उसने सिर्फ एक बात बोली थी और मुझे आज भी याद है, उसने बोला था यू आर वेरी एनर्जेटिक मैन। अरे सुनो इधर, अरे काम की बात, ये पता है ना क्या है ना? अच्छा इधर देखो, अरे थर्ड क्लास में बात चल रही है ना यहाँ पे, अरे अगर केमिकल कभी केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल याद करना हो ना, तो फर्नांडिस के थर्ड क्लास में 2 नंबर आए थे, सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे, है ना? अब इधर देखो, काम की बात, एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स। वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी यहां पर कितनी आ गई? 5, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स, हीट कैपेसिटी, ठीक है? एम का मतलब क्या है? मास। ए का मतलब क्या है? सरफेस एरिया। और एन का मतलब क्या है? मोल। जितने भी एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल है सारे कवर हो गए, सारे के सारे। ये बात समझ में आ रही है? क्या इंटेंसिव के हो जाएंगे? और इंटेंसिव के ऐसे खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल दे रखे हैं, पीएच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में ही नहीं आएंगे। तो क्या एक्सटेंसिव के याद हो जाएंगे तो इंटेंसिव पहचान लोगे? ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या इंडिकेट करती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप खुद देखो, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सुनना ध्यान से। मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा मुझे देख के बताना, क्या मास और वॉल्यूम यहां पर मौजूद है? अगर मास और वॉल्यूम दोनों यहां पर मौजूद है, मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों को कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। अच्छा मुझे बताओ यहां पर क्या डेंसिटी मौजूद है? अगर डेंसिटी मौजूद नहीं है, मतलब मैं ये कह सकता हूं ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। अगर मुझे 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो दिया गया है, मतलब वो क्या इंडिकेट करेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगी। ये बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, मुझे एक बात बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट के लिए अगर मैं डिफाइन कर दूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लिख भी रखा होगा आपने, क्या पॉइंट लिख रखा है? क्या लिख रखा है? When it is defined per unit amount of substance। ये जो अमाउंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से सुनना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन इंटेंसिव के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? बाय डिफाइनिंग इट फॉर पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब जो है, इसका मतलब क्या है समझना। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, पर यूनिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो अमाउंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अमाउंट को अपन तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने ले ली, वहां से देखकर ले ली। कहां से देखकर? वहां से देखकर ले ली। कौन कौन सी ली मैंने? एक ले ली वॉल्यूम, एक ले लिया मैंने मास, एक ले लिया मैंने स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कौन सी ली है? हीट कैपेसिटी ली है। हीट कैपेसिटी। सर ये हीट कैपेसिटी नजर नहीं आ रही है, एनर्जी में छुपी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाना है, क्या करो? पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर दो। अब पर यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा, अमाउंट को मैं इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया मोल से, तो ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम। अब आपने अमाउंट फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अमाउंट अगर आपने फिक्स ही कर दिया, मैटर आपने फिक्स ही कर दिया, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी, और वॉल्यूम फिक्स रहेगी मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पर वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर अमाउंट फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? अब अगर मैं यहां पर मास की बात करूं और मास को डिफाइन कर दूं पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मैं कह सकता हूं मास को डिवाइड करूंगा किससे? वॉल्यूम से, डेंसिटी बन जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी। आई बात समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर बात चल रही है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड करूं ताकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए? मास से डिवाइड करूं। अगर मास से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मोल से डिवाइड करूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में? तो ये अमाउंट का मतलब समझ में आया? अमाउंट का मतलब क्या है? इट कैन बी मास, इट कैन बी मोल, इट कैन बी वॉल्यूम। तो इसको अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को ही अपन ने इंटेंसिव क्यों बोला? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम की बात होती है यहां पर। 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी होती है उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आपने अमाउंट ही फिक्स कर दिया है तो हीट कैपेसिटी जो निकल कर आएगी फिक्स ही होगी, इंटेंसिव ही होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मुझे बताओ एक बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी है ना? क्या डेंसिटी को जोड़ सकता हूं? सबट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता।
क्या वॉल्यूम को जोड़ और सबट्रैक्ट कर सकता हूं? तो आप मुझे बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव या नॉन एडिटिव, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात समझ में आती है? और इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है पानी का कंटेनर ए, ये है पानी का कंटेनर बी, दोनों को जोड़ूंगा तो बनेगा एक बड़ा सा पानी का कंटेनर, क्या बात है, सी, है ना? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर मास की बात करूं, इसका मास मैंने माना m1, इसका मास मैंने माना m2, वॉल्यूम की बात करूं, इसका वॉल्यूम मैंने माना v1, इसका वॉल्यूम माना v2, मोल की बात करूं, इसके मोल मैंने माने n1, इसका मोल मैंने माना n2, और एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, किसकी पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका T होगा, तो इसका भी तो T ही होगा। तब आप मुझे बताओ, डेंसिटी की बात करूंगा तो डेंसिटी d1 d2 लिखूं या dd लिखूं? जी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कंटेनर को अगर जोड़ता हूं, मिलाता हूं और सी कंटेनर बनाता हूं, तो आप मुझे बताओ टोटल मास क्या होगा, m1 होगा m2 होगा या m1 प्लस m2 होगा, v1 होगा v2 होगा या v1 प्लस v2, n1 होगा n2 होगा या n1 प्लस n2, t प्लस t इज इक्वल टू 2t होगा या t ही होगा, और d ही होगा। एडिटिव या नॉन एडिटिव? और अगर नॉन एडिटिव है तो मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर और डेंसिटी यहां पर लिखी हुई है क्या? और अगर नहीं लिखी हुई है मतलब ये क्या है, इंटेंसिव है। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव, इंटेंसिव, और ये तीनों क्या हो जाएंगी, एडिटिव इन नेचर, और ये हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था सारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना? अब बहुत सारी चीजें हैं यार अभी, है ना? ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। प्रोसेसेस नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है दो मोड से होता है, एक होता है हीट और दूसरा होता है वर्क, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं हीट की बात करूं, है ना, सबसे पहले अगर मैं हीट की बात करूं, ये मिटा दूं मैं सारा, ये लिख लिया था, हाँ। कुल मिलाकर कितने मोड्स ऑफ एनर्जी होते हैं, दो, कौन कौन से, हीट और वर्क, ठीक है? अच्छा मुझे हीट और वर्क के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? हीट और वर्क के बीच में क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? वर्क करते हैं तभी हीट आती है? ये ऐसी बहस, बहुत शानदार वाली डेफिनेशन मैंने पहली बार सुनी है आपके मुंह से। देखो आपके मॉड्यूल में ना इसके बाद क्या दे रखा है, प्रोसेसेस दे रखे हैं। प्रोसेसेस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे हीट और वर्क की। देखो, हीट, वर्क और एनर्जी तीनों में डिफरेंस होता है। तीनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर एनर्जी की बात करूं, एनर्जी एक ब्रॉड टर्म है। एनर्जी के ट्रांसफर दो तरीके से होते हैं जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, फर्स्ट इज हीट, सेकंड इज वर्क, ठीक है? अब अगर हीट की बात करूं तो हीट कभी स्टैटिक नहीं होती है। अपन ऐसे बोलते हैं ना, बहुत हॉट हो तुम, अरे हॉट थोड़ी ना हो यार। हीट क्या उसने रोक रखी है क्या अपने शरीर में? हीट कभी रुकी नहीं रहती, हीट कभी भी स्टैटिक नहीं होती। हीट क्या होती है, हमेशा फ्लो होती है। हीट क्या होती है, हमेशा फ्लो होती है। हीट क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। और हीट कब फ्लो होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो आप ही मुझे बताओ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीट की, हीट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन क्यू से। लिखने की जरूरत इतना ज्यादा है नहीं। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, हीट इज नॉट स्टैटिक, हीट इज नॉट स्टैटिक, कभी भी रुकी नहीं रहती है ना?
और अगर मैं बात करूं हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या होता है? हीट एनर्जी का फ्लो होता है। और ये एनर्जी का फ्लो कहां पर होता है, किसके बीच में होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो होगा, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। वरना आप लोग क्या करोगे? मिक्स करते चलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो होगा उसे बोलेंगे हीट, और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो नहीं होगा उसे बोलेंगे वर्क। अब वर्क भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर अपने सिलेबस में कौन सा वर्क दे रखा है? मैकेनिकल वर्क दे रखा है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, मैकेनिकल वर्क भी होता है। और याद करो इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में मैंने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब वर्क डन अपन ने निकाला था, है ना? तो यहाँ पर अपन बिल्कुल प्रिसाइज बात करेंगे, और प्रिसाइज बात जो करेंगे वो कौन से वर्क के लिए करेंगे? मैकेनिकल वर्क के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं वर्क, वर्क को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्क क्या होगा? जब जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जब जब एनर्जी का फ्लो होगा, ये फ्लो कब होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो हीट, अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा? वर्क। अब अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? और इसका जब आप डेरिवेशन करते हो तो फाइनल थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला बताओ, थर्मोडायनेमिक माइनस पी डेल्टा वी होता है ना? एक और पढ़ा होगा माइनस पी, हाँ मतलब इंटीग्रल में माइनस पी डीवी, ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा। एक और वर्क का फॉर्मूला होता है, एक और तरीके से वर्क निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें बारे में बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर दी कर्व भी वर्क होता है ना? वैसे अपन बात करेंगे, पर मुझे एक बात बताना, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक अब पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन सब खत्म हो चुका है, अब हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल में ग्राफ मिलेगा या इरिवर्सिबल में, या दोनों में? सिर्फ रिवर्सिबल में ग्राफ मिलता है, इरिवर्सिबल में सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं अपन को, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब एक काम करना, वर्क लिखना आप, है ना? वर्क के बारे में लिखना, ये सारा मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं वर्क की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही फॉर्मूला होता है। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही फॉर्मूला होता है ना? अब यहां पर ये जो पी एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। और एक्सटर्नल प्रेशर क्या मान के चल रहे हैं अपन? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, पर गिवन दैट कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो एक्सटर्नल प्रेशर की बात चल रही है, तो एक्सटर्नल प्रेशर ही क्यों लिया, गैस का प्रेशर क्यों नहीं लिया? एक्सटर्नल प्रेशर ही क्यों लिया, गैस का प्रेशर क्यों नहीं लिया? यहां पर अपन जब भी बात करते हैं ना, हमेशा सिस्टम की बात करते हैं। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ लेना। यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। पहली चीज अपन को यहाँ पर जो भी स्टडी करनी है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में ही स्टडी करनी है, और आइडियल गैस की स्टडी करनी है, ये बिल्कुल फिक्स है। जब भी अपन स्टडी करेंगे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मान के करेंगे, और इसमें क्या भरी होगी? आइडियल गैस भरी होगी। अब सपोज करो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंशन कराना है। ठीक है, अब एक्सपेंशन कब होगा? जब गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो या कम हो। एक्सपेंशन कब होगा? ये पिस्टन ऊपर कब जाएगा? जब पी गैस ज्यादा हो।
जब पी गैस क्या हो, ज्यादा हो। मतलब मैं कह सकता हूं इस गैस को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। अपन को कंसिडर क्या करना है, अपन को एनर्जी एक्सचेंज देखने कहां पर है, सिस्टम के लिए देखना है, तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही अपन बात करेंगे। तो सिस्टम को यहां पर क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, इसलिए यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लिया गया है। इसने जो वर्क करा किसके अगेंस्ट करा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पी गैस ज्यादा है, ये पिस्टन ऊपर कब तक जाता रहेगा, जब तक पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर नहीं हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन में आप कैसे सोचेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ही सोचना है। विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या सोचना है, सिस्टम ही सोचना है। मुझे एक बात बताओ, जब कंप्रेशन होगा तो वर्क सिस्टम करेगा या सिस्टम पे वर्क करा जाएगा, और सिस्टम पे वर्क कौन करेगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर। सिस्टम पे अब वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, इसलिए पी एक्सटर्नल लिखते हैं। दोनों बात समझ में आ रही है? अब भले ही कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, आपको हमेशा यहां पर क्या लिखना है, एक्सटर्नल प्रेशर लिखना है। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज करो आपको बोल दिया इन वैक्यूम, इन इवैक्यूएटेड bulb, in evacuated vessel, free expansion of gas, इन सभी केस में जो P एक्सटर्नल होता है वो जीरो होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। इवैक्यूएटेड है, खाली है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। अब प्रेशर ही नहीं है मतलब अपन को वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। वैक्यूम है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम जो वर्क करना चाह रहा है पर बाहर से तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वर्क डन कितना निकल कर आता है, जीरो निकल कर आता है। तो जब भी ये टर्म्स आ जाए, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, तो वर्क तो होगा ही नहीं। पता भी है ना आपको सभी को, है ना? तो वर्क नहीं होगा। वर्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है। ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है, एक और कंडीशन क्या आती है कि इफ पी एक्सटर्नल इज वेरिएबल, इफ पी एक्सटर्नल इज वेरिएबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब मजेदार बात बताओ इस फॉर्मूले की, वैसे तो ये फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल है, आंखें बंद करके लगाना, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, सब जगह लगा देना, क्योंकि अगर कांस्टेंट हुआ एक्सटर्नल प्रेशर, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, ये फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, आइसोथर्मिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर ये पॉइंट अपन लिखते रहेंगे, एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, सबके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, पर जब जब एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहां पर लिख लेना, रिवर्सिबल प्रोसेस। जब जब एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है ना, वो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जब जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। थोड़ा सा मैं यहां पर एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं, एक बार देख लो फटाफट, सुनना ध्यान से। ये सारी चीजें आई कहां से, ये मैं एक बार बता देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, ग्राफ प्लॉट करूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में,
और मैंने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है तो कुछ ग्राफ इस तरीके का है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। अब देखो वेरी कर रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। प्रेशर वेरी कब नहीं करता, जब ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पर वर्क डन निकालना है। वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा V2। और जब जब अपन वर्क डन निकालते हैं तो आपको याद होगा कि यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्ट्रिप ले लेते हैं। और इस स्ट्रिप का मैंने वॉल्यूम बोल दिया, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, डीवी। अब बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत पतली सी स्ट्रिप है, डिफरेंशियल वॉल्यूम का चेंज हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है। कोई मुझे बता सकता है इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, पीडीवी होगा। और यही क्या होगा, डिफरेंशियल वर्क होगा। यही क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल वर्क हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, dw इज इक्वल्स टू, dw इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस में लिख रहा हूं अभी मैं, dw इज इक्वल्स टू p एक्सटर्नल dv। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, नहीं है। अब अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू माइनस p एक्सटर्नल dv। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, v1 से लेकर v2 तक करूंगा। मतलब इस इंटीग्रल dv का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, डिफरेंशियल वर्क का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं w इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ pdv, बोल सकता हूं ऐसे। ये बात समझ में आती है, ये वेरिएबल है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। कहां से कहां तक करेंगे, v1 से लेकर v2 तक करेंगे। अब मुझे एक बात बता दो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, अगर इंटीग्रल y dx की बात करें तो ये एरिया अंडर दी कर्व कहलाता है। एरिया अंडर दी कर्व, इंटीग्रल y dx। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंटीग्रल y dx का मतलब क्या है, y एक्सेस और x एक्सेस के बीच में कर्व ड्रॉ करा गया है, तभी तो एरिया अंडर दी कर्व क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx। यहां पर कर्व किसके बीच में प्लॉट करा गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट करा गया। मतलब मैं कह सकता हूं एरिया अंडर दी कर्व क्या हो जाएगा, पीडीवी। मतलब ये और कुछ नहीं, एरिया अंडर दी कर्व है। तो यहां से एक और चीज समझ में आती है कि वर्क मैं उसकी मदद से भी निकाल सकता हूं जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दे दिया जाए। अच्छा यहां पर अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा ना, ये पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा। V1 से V2 इंटीग्रेट करूंगा ना, तो यहां पर पता है dv का इंटीग्रेशन v बचेगा, और V2 माइनस V1 डेल्टा v हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि एप्लीकेबल फॉर p एक्सटर्नल कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ, दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला। ठीक है। अब एक और चीज समझ में आ गई, अगर p एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना, p एक्सटर्नल वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगाना। और जिस दिन ग्राफ दे दिया तो एरिया अंडर दी कर्व प्रूव कर दिया मैंने। एरिया अंडर दी कर्व भी अपन को क्या बताता है, वर्क के बारे में बताता है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल दो। ग्राफ कब देगा, ग्राफ कब देगा। ग्राफ कब देगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में देगा, तभी यहां पर पढ़ा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। और ग्राफ आपको कब मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलेगा, है ना। फटाफट एक बार अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन आप सबको पता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही अभी आप ये देख रहे हो ना फॉर्मूला, ये फिजिक्स के थोड़ा बहुत ऑपोजिट जा रहा है फॉर्मूला। वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। यहां पर माइनस लगाते हैं। कभी सोचा किसी ने क्यों, हाँ बोलो।
फिजिक्स में अपन जब भी फॉर्मेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, मशीन का करते हैं, है ना, इंजन का करते हैं, और अपन चाहते हैं कि इंजन से अपन को आउटपुट ज्यादा मिले, इंजन से अपन को आउटपुट क्या मिले, ज्यादा मिले। पर अगर मैं यहां पर बात करूं सिस्टम की, यहां पर सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम तो अपन खुद ही है, सिस्टम तो अपन खुद ही है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सिस्टम हूं और अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरी एनर्जी ड्रॉप होगी या बढ़ेगी? और अगर एनर्जी मेरी ड्रॉप होगी तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसलिए नेगेटिव लेते हैं। पर अगर सपोज करो ये कोई मशीन है, ये कोई मशीन है, ये वर्क करेगी, तो मेरा फायदा है इसका फायदा? मेरा फायदा होगा ना। अब मैं क्या चाहूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा वर्क करके दे। अब अगर ये ज्यादा से ज्यादा वर्क करके देगी, मतलब मैं इसका वर्क पॉजिटिव मानूंगा ना अपने लिए। और अगर मैं खुद अपना वर्क करूंगा, अगर मैं खुद वर्क करूंगा तो ये तो मेरे लिए नेगेटिव हो गया। इसलिए केमिस्ट्री में जो वर्क की अपन साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं। फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, मशीन से ज्यादा वर्क हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादा वर्क में